हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग जो विधायी संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं और जो है वित्तीय संबंध हैं, इन पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ में हम लोग जो है थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, उन पे डिस्कस करेंगे। यानी जो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत है उस पर भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग 55 तक कवर कर लिए थे। चलिए 56 में आते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया जाता है। यानी जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनका जो है भारत सरकार द्वारा जो सरकारी वरीयता क्रम है उसमें इनको ये कौन सा दर्जा दिया जाता है, किस महत्वपूर्ण पद जो है पद के बराबर इनका दर्जा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, तीसरा है संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान और चौथा है भारत सरकार के सचिव के समान। तो बिल्कुल यहाँ पर जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका जो सरकारी वरीयता क्रम है ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, योजना आयोग की अब इस समय इसके यहाँ पे क्या हो गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसका जो दर्जा होता है वो एक कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे था? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो बिल्कुल यहाँ पर जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका जो संबंध था वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। देखिए, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग और एनडीसी और वही आज के समय में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ये यानी ये पदेन जो है पद होता है। यानी तो इस समय देखिए, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी तरह से उस समय जो योजना आयोग का जो प्रथम की बात की है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। क्योंकि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो उस समय जो है 1950 को, तो 1950 को हुई थी। तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो बिल्कुल यहाँ पर अध्यक्ष हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है यहाँ पर यह योजना राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती थी। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती थी। ऑप्शन सी है, देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर राष्ट्रीय जो एनडीसी है ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा भी करती, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे और कैबिनेट सारे मिनिस्टर रहते थे और जो प्लानिंग कमीशन उसके भी सारे मेंबर रहते थे और अध्यक्षता इसकी जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती थी उनकी उन्नति की चर्चा की जाती थी। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय भी सुझाए जाते थे, सभी लोग अपनी अपनी राय देते थे यहाँ पे। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु, यानी हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती थी। यहाँ होते लिखा, ये गलत है, हेतु होगा, हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाता है। चौथा है योजना में धन आवंटन सुझाती थी। देखिए, धन आवंटन यहाँ पर वो नहीं सुझाती थी। यानी 1, 2, 3 सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की जो अध्यक्षता करते हैं, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो वही इसके जो है प्रेसिडेंट होते हैं, यानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो यह आयोग का नाम पूछा गया है। तो किस आयोग ने किया था? पहला दिया हुआ है
पुंछी आयोग ने, सरकारिया आयोग ने, राधाकृष्ण आयोग ने, मोइली आयोग ने। तो बिल्कुल यहाँ पर सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद, जो अब अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, उसकी स्थापना का समर्थन किया था सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री इसकी जो है संरचना में पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो अध्यक्ष ही होते हैं। और ऑप्शन 2 है यहाँ पर अध्यक्ष वित्त आयोग। तो देखिए जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्ष यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 3 देख लेते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण। बिल्कुल यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी NDC, इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सारे इसके मेंबर होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी इसके मेंबर रहते हैं। साथ में जो इस समय प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग है यानी प्लानिंग कमीशन उस समय था, तो उसके भी सदस्य जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो देखिए केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंध है यानी फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात की जा रही है, बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, तो उनकी विवेचना कहाँ की गई है? तो बिल्कुल यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 168 से लेकर 71 तक। तो देखिए जो 168 है आर्टिकल, यहाँ से शुरू हो जाते हैं राज्य के, यानी जो राज्य हैं उनके विधानमंडल, यानी राज्य का जो विधानमंडल है तो उसके प्रावधान यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गए राज्य के विधानमंडल के प्रावधान यहाँ पर, यानी कि द स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 में जो प्रोविज़न दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 268 से लेकर 81 तक। देखिए 280 में जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, और 281 जो है इसमें फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है वो। और यहाँ पर जो देखिए जो 268 से लेकर 281 तक है, तो क्लियरली यहीं पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, तो यानी कि स्टेट और यूनियन यानी यूनियन और स्टेट के बीच में रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे की गई है। और वही यहाँ पर प्रश्न में ही पूछा गया था मध्य आर्थिक संबंधों की बात। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी 278 से लेकर 291 तक की बात की है। तो देखिए जो 278 है ये तो कुछ यहाँ पर प्रोविज़न राज्यों के विधान यानी जो है यहाँ पर आर्थिक संबंधों यानी कि राज्य केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंध उससे संबंधित प्रावधान है। परंतु जैसे ही हम लोग 282 में आते हैं तो 282 से लेकर 91 तक तो ये मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविज़न की बात करता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। और बाकी ऑप्शन डी है यहाँ पर 289 से लेकर 295 तक। तो 289 से लेकर 295 तक जो है ये बोरोइंग, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, रेंट एंड लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्यूट्स की बात करता है। तो यहाँ पर संपत्ति खरीदना बेचना यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अधिकारों और दायित्वों की बात करता है यहाँ पर जो है सरकारों के। तो ये चीज़ आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो देखिए अखिल भारतीय जो सेवा है उनका प्रावधान, यानी कि यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो उनका जो प्रावधान किया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 312 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 312 ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पर 311 दिया गया है। तो देखिए 311 है वो प्रोविज़न करता है डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एंड इंजॉय एनी मीन्स अ पर्सन हु इंगेज इन गेटिंग द एंजॉयमेंट ऑफ अ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त है तो वो वहाँ पर जो है उसके पद पर यहाँ पर उसको डिमोशन करने की शक्ति, उसके पद पर उसको हटाने की शक्ति, और उसको डिसमिस करने की शक्ति, और उसकी रैंक कम करने की, डिमोशन करने की शक्ति, ये सारे प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 311 में दिए गए हैं। तो ये चीज़ आती है। बाकी 313 की बात की जाए, 313 है ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न की बात करता है। और वही कंपेरिजन नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं 314। तो 314 जो है ये यहाँ पर 28th अमेंडमेंट के थ्रू रिपील कर दिया गया है। ठीक है, देखिए 313 है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न। देखिए इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर ट्रांजिशनल प्रोविज़न का मतलब है कि ऐसी नियुक्तियाँ, ऐसे पद जो कि भारत के संविधान
के लागू होने से पूर्व थे और वो भारत के संविधान के किसी प्रोविज़न पर कंट्राडिक्ट नहीं हो रहे हैं या उसको चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे पद जो है वो बने रहेंगे, ऐसे जो है पद वो बने रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है ट्रांजिशनल प्रोविज़न के तौर पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया वित्त आयोग के कार्य, तो वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया है भारत की सिंचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो बिल्कुल यहाँ सिंचित निधि से धन निकालने की अनुमति का कोई भी संबंध फाइनेंस कमीशन से नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राप्त करों को राज्य के भागों में बांटना। बिल्कुल यहाँ पर ये जो है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का कार्य है, तो ये यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, यानी सहायता और अनुदानों के लिए जो है राज्य के आवेदन जो आएंगे, यानी जो यहाँ पर जो उनके एप्लीकेशंस आएंगे उन पर विचार करने के लिए यहाँ पर फाइनेंस कमीशन दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये 2 और 3 सही हो जाते हैं। चौथा देख लेते हैं, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देख रेख यानी देख रेख का करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो ये कार्य भी फाइनेंस कमीशन का नहीं है, तो फाइनेंस कमीशन के कार्य यहाँ पर 2 और 3 हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह वाय आक्रमण यानी जो एक्सटर्नल यहाँ पर वॉर हमला हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, और तथा आंतरिक गड़बड़ी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे, से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। तो देखिए संघ की ये ड्यूटी यानी यूनियन की ड्यूटी है कि कोई बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी शक्ति अगर देश पे किसी राज्य पे आक्रमण करती है और या फिर देश में आंतरिक गड़बड़ी होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पर, तो उससे रक्षा करने का कर्तव्य यहाँ पर संघ का है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक में है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए ये जो प्रावधान है ये इमरजेंसी प्रोविजंस में से दिए गए हैं, तो बिल्कुल इमरजेंसी प्रोविजन पे आए। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 352 से लेकर 360 तक, जिसमें कि वित्तीय आपात भी दिया गया है 60 में। तो ये राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, और राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में दिया हुआ है। और संघ का जो है बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक डिस्टर्बेंस से राज्य की रक्षा करने का जो प्रोविजन दिया गया वो दिया गया 355 में। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो देखिए भारतीय संघ के जो राज्य हैं ये विदेशी ऋण लेने की जो सीधे शक्ति नहीं रखते हैं, जबकि अगर हम इसी की तुलना अमेरिका के राज्यों से करें तो वहाँ के जो राज्य हैं वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। उसके विपरीत भारतीय राज्यों में ऐसी शक्ति नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं रखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या अभिकथन है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसमें सबसे बड़ा जो आधार है वो क्या है? फेलुअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी संवैधानिक जो उपबंध है उनका फेलुअर होना जो है उसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो सरकारिया कमीशन है वो सिफारिश करता है कि 356 का जो उपयोग है वो कम से कम किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। और कारण देख लेते हैं, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई, यानी जो भी राजनीतिक दल है उसने जो केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। यानी जैसे मान लीजिए एक पार्टी ए और एक पार्टी बी, ए पार्टी ने जो है सरकार केंद्र में बनाई हुई है और बी पार्टी की सरकार किसी राज्य में है, तो ए पार्टी अपना शासन वहाँ लागू करने के लिए उस बी पार्टी के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लगाएगी तो लगाती हैं, इस चीज़ को दुरुपयोग करती हैं। कौन से अनुच्छेद का? 356 का। और किस आधार पे करती है? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो बिल्कुल ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं, ये अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सत्य है आर किंतु आर असत्य है। तो बिल्कुल यानी आर सत्य है और ए असत्य, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए और आर सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ व्याख्या भी एकदम सही है, तो ये भी प्रश्न यहाँ पे नहीं सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं
और RA की सही व्याख्या करता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सरकार का जो कमीशन है इसकी सिफारिश का बेसिक यही था, उनका यही था कि क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में रहती थी केंद्र में, वो राज्य का शासन भी अपने हाथ में लेना चाहती, जिसके लिए वो आर्टिकल 356 का उपयोग करती थी। और इसी को रोकने के लिए सरकारी का कमीशन है, इसने अपनी सिफारिश दी कि इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, यानी अनुच्छेद 356 का उपयोग राष्ट्रपति शासन लगाने का जो उपयोग है वो कम से कम किया जाए, जिससे कि हमारे देश का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो डेवलप है और बना रहे, यानी संघीय ढांचे को चोट ना पहुँचे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम लोग जो आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी हम लोग अब डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। अब देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 245 क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि कोई राज्य विधानसभा या जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, वो अपने, यानी फर्स्ट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, वो अपने संपूर्ण राज्य, यानी संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग, तो पहला तो संपूर्ण राज्य पे, नंबर 2 पे उसके किसी भाग, तो यानी उसके भाग पर, यानी होल स्टेट और उसके पार्ट पर विधि बना सकता है। यानी क्या बना सकता है, यहाँ पर विधि बनाने यानी कानून बनाने का उसको राइट है। ये तो बेसिक जनरल लॉ हो जाता है। यानी इसका मतलब यही है कि उसकी जो विधायक शक्ति का जो विस्तार है वो उसके राज्य की, जो राज्य है मान लीजिए ये, इसकी सीमाओं के अंदर ही है, यानी ये राज्य एक राज्य है और ये एक दूसरा राज्य है, तो इस सीमाओं के अंदर ही वो कानून बना सकता है। ये तो हो गया एक जनरल लॉ। अब देखिए, ये तो सीमित हो गया कि उसकी जो विधायक शक्ति है वो सिर्फ उसी राज्य तक कार्य करेगी, परंतु इस लॉ का एक अपवाद है। अपवाद कैसा है कि अगर मान लीजिए कोई राज्य की विधायक बनाई हुई जो विधि है वो क्या हो रही है, राज्य के बाहर कैसे लागू हो जाती है, वो बाहर भी लागू हो सकती है। मतलब ये राज्य की जो विधि है वो यहाँ और इसकी विधि यहाँ, यानी इन राज्यों के आपस में विधियाँ एक दूसरे के राज्य में भी लागू हो सकती हैं। बस यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का, यानी क्षेत्रीय संबंध जो है उसका सिद्धांत के लिए सबसे पहले तो ये हो जाता है कि ये जनरल लॉ है कि कोई राज्य है जो अपने विधानमंडल से कानून बनाता है और वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित रहता है, वो राज्य के बाहर नहीं जाता। परंतु इस जनरल नियम, इस सामान्य नियम का अपवाद क्या है कि वो कानून अपने राज्य के लिए बना रहा है, परंतु वो कानून राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है। कब हो सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर उसने जो भी वहाँ पर कानून बनाया है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी उसकी विषय वस्तु। तो जो विषय वस्तु दी गई है, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर, वस्तु यानी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, सब्जेक्ट मैटर जो है वो अगर इस राज्य के कानून से संबंधित है और उसका एक्सटेंशन जो है वो इस राज्य पर भी लागू हो रहा है या इस राज्य से भी वो रिलेटेड है, तो ऐसी परिस्थिति में इस राज्य का जो कानून है वो या इस राज्य में भी लागू हो जाएगा, इस राज्य की सीमा के अंदर भी वो लागू होगा। यही चीज़, यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य यानी ऐसी विधि बनाई है जिसका सब्जेक्ट मैटर जो है, यानी उसकी विषय वस्तु का विस्तार दूसरे राज्य तक है और वो विधि और उस विषय वस्तु का संबंध एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर संबंध एकदम सीधा होना जरूरी है, यानी रिलेशन डायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ सीधा रिलेशन भी है, तो ऐसी स्थिति में वो जो विधि होगी, उस राज्य की बनाई हुई विधि है, वो दूसरे राज्य पर भी लागू हो जाएगी, दूसरे राज्य की सीमाओं के अंदर भी लागू होगी। इसी सिद्धांत को कहते हैं क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। अब देखिए, इसमें इतना तो समझ में आ गया। अगर किसी को कोई अभी भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आते हैं इसके केस लॉ, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रीवी काउंसिल का केस है ये वॉलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ बॉम्बे का केस है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। देखिए, यहाँ पर एक कंपनी है जो वॉलिस नाम की है। ये कंपनी क्या करती है, ये जो कंपनी है ये वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी है और ये व्यापार करती है बॉम्बे में। अब बॉम्बे में यहाँ पर ये व्यापार करती है और यहाँ पर जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, कंपनी, देखिए वॉलिस ये कंपनी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, परंतु व्यापार इसका जो अधिकतम जो व्यापार हो रहा है वो हो रहा है बॉम्बे में ही। और यहाँ पर जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं वो इस कंपनी पर जो है टैक्स लगाते हैं। और कंपनी क्या एक्सक्यूज देती है, कंपनी कहती है कि हम तो यहाँ पर ब्रिटेन की कंपनी है हम, ना कि हम बॉम्बे की कंपनी है, और जो है हम जब बॉम्बे की कंपनी नहीं है तो बॉम्बे की सरकार को क्यों टैक्स दें, ये कहती है। जबकि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं यानी बॉम्बे के, वो कहते हैं कि कंपनी की जो आय है,
जो कंपनी की आय हो रही है वो भारतीय क्षेत्र में हो रही है, यानी वो भारत के क्षेत्र में आ रही है, तो जो इनकम है उसकी अधिकतम इनकम जो है वो भारत क्षेत्र में आ रही है। और ऐसी इनकम के लिए जो है यहाँ पर स्टेट यानी भारत का ही एक राज्य बॉम्बे है, तो बॉम्बे के में जो भी वहाँ पर जो टैक्सेशन रूल हैं वो उसकी आय जो अर्जित हो रही कंपनी के, जो कंपनी अपनी आय अर्जित कर रही है उस राज्य से, तो वो वहाँ से वसूल सकते हैं, उस पर टैक्स ले सकते हैं। यानी वो कहते हैं जो भी संपूर्ण आय हमारे राज्य से वसूली जा रही है, जो आ रही, तो हम यहाँ से उसका कर का वसूली करेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आती है। अब आता है कि क्योंकि इसकी अधिकांशतः आय भी जो आ रही थी वो भारत की सीमा से आ रही थी, तो विशेषकर बॉम्बे से आ रही थी। तो अब प्रीवी काउंसिल ने निर्णय क्या दिया, प्रीवी काउंसिल यहाँ पर क्लियरली डिस्क्राइब करती है, बताती है कि अगर किसी जो है कोई ऐसा विधि है जिसका सब्जेक्ट मैटर सीमा से बाहर भी चला, यहाँ तक कि देखिए विदेश में चली, कंपनी विदेशी है, वहीं पे उसका सब कुछ हेडक्वार्टर हर चीज़ है, बस उसका व्यापार भारत में हो रहा है, वो भी विशेषकर बॉम्बे में हो रहा था। तो अब कहती कि कंपनी चाहे बाहर की हो और कोई राज्य अगर कानून बनाता है, उसका कानून का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी बाहर से संबंधित है, कंपनी से भी संबंध, तब भी वहाँ पर जो है उसको वहाँ पर जो है वो विधि लागू होगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो बॉम्बे इनकम टैक्स कमिश्नर का जो टैक्स वसूल करने का जो निर्णय था वो एकदम सही ठहराया गया। और यहाँ पर जो है वॉलिस कंपनी वो दायी हुई, क्योंकि वो कंपनी जरूर ब्रिटिश की थी, मगर उसका अधिकतर व्यापार भारत से हो रहा था, खासकर बॉम्बे से हो रहा था, और जो अधिकतर आय बॉम्बे से अर्जित हो रही थी उस पर जो बॉम्बे इनकम टैक्स कमिश्नर ने जो टैक्स लगाया वो एकदम जायज़ ठहराया गया प्रीवी काउंसिल के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो यानी जो यहाँ पर टैक्स लिया गया वो एकदम यहाँ पर एक्यूरेट और सही था। तो ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस के लिए, वॉलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ बॉम्बे 1948 प्रीवी काउंसिल का केस है ये। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे आते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ था, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC AIR 1957 का केस है। देखिए जो RMDC जो कंपनी है ये एक न्यूज़पेपर कंपनी है। ये क्या करती है, ये एक न्यूज़पेपर को डेवलप करती है, न्यूज़पेपर को पब्लिश करने की कंपनी है। तो यहाँ पर ये कंपनी है जो कि न्यूज़पेपर डेवलप करती थी, पब्लिश करती थी। अब क्या हुआ कि इस कंपनी ने जो है एक लॉटरी निकाली। इसने क्या किया कि एक लॉटरी जारी की और इसने कहा कि ये लॉटरी जो है, और लॉटरी इसने बेची स्कीम के तहत, और उस लॉटरी की जो विक्रय यानी सेल हुआ, ये कंपनी पहली बात तो ये जो कंपनी थी ये बेंगलोर की कंपनी थी, यानी जो कंपनी है ये बेंगलोर की कंपनी है। तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो ये यहाँ पर कंपनी है बेंगलोर की, और इस पर जो कर लगाया वो लगाया स्टेट ऑफ बॉम्बे ने, यानी कि यहाँ पर बॉम्बे राज्य ने यहाँ पर कर लगाया। और कंपनी कहती मैं तो बेंगलोर की हूँ, तो आपका जो टैक्स है वो मेरे पे लागू नहीं होता है। कंपनी ने एक लॉटरी निकाली, ऐसी लॉटरी जो यानी जो लॉटरी कंपनी के द्वारा जारी की गई थी, ये लॉटरी का जो विस्तार था ये बॉम्बे राज्य में भी था, यानी बॉम्बे राज्य में ये लॉटरी बहुत तेज़ी से बिकी और वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को इससे फ़ायदा भी हो रहा था ठीक ठाक। और बॉम्बे राज्य ने देखा कि यहाँ पर बॉम्बे स्टेट ने देखा तो उसने इस पर कर लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमको इस पर टैक्स चाहिए आपकी इनकम पे। मगर कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आपका जो नियम है, आपके जो कानून है वो आपकी राज्य सीमा के अंदर लागू होते हैं, हम तो दूसरे राज्य पे हैं। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कानून मान लीजिए बॉम्बे राज्य का है, यहाँ पर ये बेंगलोर है, यहाँ पर तो ये बेंगलोर, यहाँ पर ये बेंगलोर है, ये बॉम्बे है। बॉम्बे का जो कानून है वो इस पर लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर विषय वस्तु, तो यहाँ वही सेम चीज़ आ जाती है। तो विषय वस्तु जो है वो उसका विस्तार कहाँ तक है, तो कि विषय वस्तु जो है दूसरे राज्य तक फैली हुई है। तो विषय वस्तु जब दूसरे राज्य में गई है तो उससे इनकम भी तो वहाँ से हो रही, तो जिस राज्य में उसकी इनकम हो रही तो उस राज्य के पास वो अधिकार होगा कि आप जो है वो राज्य उससे कर वसूल सके। तो यहाँ विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा यहाँ पर एक क्लियर बात दूसरी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पर जो संबंध होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, यानी वास्तविक संबंध होना बहुत जरूरी है। वास्तविक संबंध, यहाँ भ्रामक नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो मामले का संबंध है, यानी कंपनी ने जो भी इनकम आय अर्जित की है और कंपनी जरूर बाहर की है, कंपनी लॉटरी भी बाहर से जारी कर रही है, परंतु जो लोग हैं खरीदने वाले और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले वो तो बॉम्बे के हैं, और बॉम्बे जो सरकार है यानी बॉम्बे की सरकार वो उस कंपनी पे कर लगाती है। तो कंपनी कहती है कि भाई ये आपकी सीमा क्षेत्र में नहीं आता, हम दूसरे राज्य की कंपनी है। तो यहाँ पर क्लियरली है कि जो विषय वस्तु है उसका पलायन तो उस राज्य से दूसरे राज्य में हुआ है, और उससे जो आय हुई है इस कंपनी को वो भी एक संबंध, वास्तविक संबंध है, रियल संबंध है। इसमें कोई भ्रामक नहीं कि जो आय हो रही है बॉम्बे राज्य से हो रही है यहाँ पर कर्नाटक राज्य को। तो यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए जो बॉम्बे राज्य का जो कानून है वो दूसरे राज्य में यानी बेंगलोर में भी
यहाँ पर लागू हो रहा था और होगा यहाँ पर लागू, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही हो जाती है कि यहाँ विषय वस्तु जो है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है और उसका रिलेशन कैसा है। यहाँ पर रियल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट और भ्रम नहीं होना चाहिए। तो इन सभी आधारों पर जो है यहाँ पर जो है बॉम्बे राज्य का जो कानून था वो यहाँ पर बेंगलोर में भी लागू हुआ। तो यहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस लागू हो जाता है। और सामान्य नियम का ये एक अपवाद है। सामान्य नियम सामान्य ये है कि कोई यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245(1) के तहत कोई राज्य विधानमंडल या कोई है तो वो अपने राज्य सीमा के अंदर या उसके किसी भाग पर कानून बनाएगा और कानून के लिए कानून बनाएगा और उसका विस्तार उसी राज्य की सीमा के अंदर रहेगा। परंतु इन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में वो कानून सीमाओं से बाहर निकल के दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशल।